हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की देखिए हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में देखिए इस मंथ से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको देखिए मंथली करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो भी देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से देखिए आप सीक्वेंस से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता ही है कि 2023 में G20 का आयोजन जो है वो भारत में किया गया 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में, और इसी शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अफ्रीकी संघ जो है ये 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। ये संघ जो है 2001 में देखिए स्थापित किया गया था। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका के 55 देश जो है वो शामिल हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के बाद अब G20 का जो नाम है ये G21 हो गया है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। G21 की बात करते हैं तो ये विश्व की 21 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और इस बार की देखिए इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड एक्टर R माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। R माधवन शेखर कपूर के स्थान पर देखिए FTII के अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में देखिए 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में R माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी प्रदान किया गया था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने देखिए FTII की बात करी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय स्थित है पुणे में। ठीक है, तो R माधवन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? देखिए फ्रेंड्स, इसरो की चंद्रयान 3 के बाद एक और बड़ी उपलब्धि है कि इसरो ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया है। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देखिए इसको प्रक्षेपित किया गया। किस प्रक्षेपण यान से देखिए इसे लॉन्च किया गया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। PSLV C57। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए आदित्य L1 से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसमें अच्छे से डिटेल में देखिए इसको समझाया गया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। फिर भी आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो का एक पहला अंतरिक्ष यान है। इसी के साथ साथ आदित्य L1 मिशन जो है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटिव क्लास सोलर मिशन भी है। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ये सैटेलाइट जो है वो सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का 24 घंटे अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट की डिस्टेंस अगर पृथ्वी से बात करें तो 15 लाख किलोमीटर है। इस मिशन का ध्यान रखिएगा, मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, कोलकाता के क्लब मोहन बगान ने 132वें डूरंड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मतलब डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है मोहन बगान ने। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखिए इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच में, और मोहन बगान ने देखिए ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अगर मोहन बगान की बात करते हैं तो इन्होंने आखिरी बार देखिए साल 2000 में डूरंड कप जो है वो जीता था। मोहन बगान जो है वो इस जीत के साथ ही 17वीं बार चैंपियन बना है, जो कि डूरंड कप के इतिहास में सर्वाधिक हैं। ईस्ट बंगाल टीम ने 16 बार यह खिताब जो है वो जीत रखा है। डूरंड कप की बात करते हैं तो भारत का घरेलू वार्षिक क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफ को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। आरसीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आरसीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। आरसीएफ कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम आरसीएफ कंपनी की बात करते हैं तो भारत सरकार के स्वामित्व वाला देखिए एक इंटरप्राइज है जिसमें भारत सरकार की 75% हिस्सेदारी है। ये कंपनी जो है देखिए मुख्य रूप से रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन का काम करती हैं। वर्तमान में देखिए आरसीएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? एससी मुदगेरीकर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ओमान के सलाला में आयोजित पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जो है भारत ने पाकिस्तान को हराकर देखिए ये खिताब अपने नाम किया है। भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब जो है वो अपने नाम किया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एन वलारमती का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फ्रेंड्स, किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए ये वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित थे, साइंटिफिक रिसर्च से। हाल ही में इसरो वैज्ञानिक एन वलारमती का देखिए निधन जो है वो चेन्नई में हुआ। एन वलारमती का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। ये चंद्रयान 3 मिशन का देखिए हिस्सा थी। एन वलारमती की बात करते हैं, भारत के पहले रडार इमेजिंग सैटेलाइट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी। 2015 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इन्हें अब्दुल कलाम पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एन वलारमती का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? वैज्ञानिक अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। इन्होंने देखिए लगातार 10वीं फार्मूला 1 रेस जो है वो अपने नाम करी है। मैक्स वेस्टपेन की बात करते हैं तो ये 2 विश्व चैंपियनशिप जो है वो जीत चुके हैं। 2023 में मैक्स वेस्टपेन ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं। हाल ही में देखिए इन्होंने लगातार 10वीं फार्मूला 1 रेस जो है वो अपने नाम करी हैं। इसी के साथ ही किसी भी ड्राइवर द्वारा लगातार सबसे अधिक जीत का फार्मूला 1 रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती हैं? मैक्स वेस्टपेन ने जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? मतलब चंद्रमा मिशन है। तो फ्रेंड्स, किस देश का है? जापान का। हाल ही में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है जाक्सा, उसने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो क्या है? जाक्सा है। मून स्नाइपर की बात करते हैं तो देखिए इसे तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मिशन को जापानी स्पेस सेंटर, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ब्रह्मांड के निर्माण और उसके उत्पत्ति के बारे में जानकारी जुटाना। तो ध्यान रखिएगा, मून स्नाइपर जापान का मून मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का हाल ही में शुभारंभ किया है। कौन सी है? सांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन मतलब कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य लिया गया है। भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसी के तहत मध्य प्रदेश का शहर सांची जो है वो देश की देखिए पहली सोलर सिटी बना है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची में ही देखिए मौर्यकालीन स्तूप जो है, जिन्हें सांची के स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन स्तूपों को 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में स्थापित की गई है। ये प्रतिमा जो है अष्ट धातु से निर्मित है। अगर हम इस प्रतिमा की देखिए ऊंचाई की बात करें तो ये 28 फीट लंबी है और इसका कुल वजन जो है वो 20 टन है। नटराज प्रतिमा की बात कर रहे हैं तो देखिए नटराज जो है ये भगवान शंकर का रूप है, जिसमें ब्रह्मांड का सृजन करने और विध्वंस करने की उनकी शक्ति को तांडव मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर आए?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं का एक शासी निकाय है जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वीं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में 6 स्वर्ण पदक और 8 कांस्य पदक सहित 14 पदकों के साथ भारत जो है पदक तालिका में तीसरे स्थान पर आए। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी था। इस चैंपियनशिप में पदक जीतकर भारत के कई एथलीट ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए देखिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 53वीं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था अजरबैजान के बाकू में और भारत ने देखिए पदक तालिका में स्थान प्राप्त किया है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में देखिए राधिका अयंगर द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गैंग्स का देखिए विमोचन किया गया। इस पुस्तक में बनारस में रहने वाली डोम जाति के रोजमर्रा के जीवन का वर्णन किया गया है। पुस्तक में डोम जाति के संघर्ष, अस्तित्व, सुख दुख की कहानियों को बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फायर ऑन द गैंग्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये न्यूक्लियर प्लांट्स, तेल क्षेत्र, साथ ही में महत्वपूर्ण संस्थाओं की रक्षा कर सकता है। इसी के साथ साथ ये ड्रोन सिस्टम जो है पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है। ये AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल जो है ये 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, एक समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने हेतु या फिर एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराएगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन किसकी अध्यक्षता में देखिए समिति का गठन किया गया? रामनाथ कोविंद। देखिए इतिहास की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट समितियों को डिस्कस करें तो जैसे कि अशोक दलवाई समिति 2022 में देखिए इस समिति का गठन किया गया था, किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आती है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में देखिए गठन किया गया था। पंचायती राज देखिए संस्थाओं की स्थापना करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। शिव रामन समिति 1979, नाबार्ड की स्थापना। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का अध्ययन करने हेतु से संबंधित है। और 1991 की नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देखिए समितियां हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस भारतीय घराने से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ग्वालियर घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर का हाल ही में निधन हो गया। 82 वर्ष की उम्र में देखिए इनका निधन हुआ। मालिनी राजुरकर की बात करते हैं तो संगीत की ख्याल और टप्पा शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। 2001 में इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड जो है वो भी प्रदान किया गया था। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अगर सबसे प्राचीनतम घराने की बात करते हैं तो वो कौन सा है? ग्वालियर घराना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्वालियर घराने से संबंधित थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान का जन्म जो है वो भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुआ था। वहीदा रहमान जो है ये देखिए भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना भी रही हैं। वहीदा रहमान ने देखिए अपने करियर की शुरुआत जो है वो साउथ सिनेमा की फिल्म रोजुलू मराई से करी थी। अगर हम देखिए इनकी पहली हिंदी फिल्म की बात करें तो वो कौन सी रही हैं? CID रही हैं। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई चर्चित फिल्मों में काम किया है, जैसे कि गाइड, प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद। इन सभी फिल्मों में उन्होंने देखिए अभिनय किया है। वहीदा रहमान को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है।
ध्यान रखिएगा, हाल ही में 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को। यहाँ पर देखिए हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार की ओर से सिनेमा जगत में दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। कब देखिए इसकी शुरुआत हुई थी? 1969 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को 1969 में। अगर हम देखिए इससे जस्ट पहले 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो वो दिया गया था आशा पारेख को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस 2023 का मेजबान देश जो है वो कौन रहा है? सऊदी अरब रहा है। 2023 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना, पर्यटन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को और 2023 में इसकी थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक भसीन को देखिए अजित कुमार मोहंती के स्थान पर नियुक्त किया गया है। मई 2023 में अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था। यहाँ पर देखिए हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं तो यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान केंद्र हैं, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। यहाँ पर विवेक भसीन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के देखिए हरित क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का निधन जो है वो 98 वर्ष की आयु में हो गया। कहाँ पर? चेन्नई में। देखिए MS स्वामीनाथन के अचीवमेंट्स की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही में फ्रेंड्स 1971 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए भारत की बहुत ही जानी मानी हस्ती, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर देखिए हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1960 के देखिए दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। इस कारण इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में देखा जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है वो मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। इसी कारण से MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 से 1968 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को देखिए खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए सागर स्थित नौरादेही अभ्यारण्य और दमोह स्थित रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को देखिए उसका 7वां टाइगर रिजर्व मिला और देश को 54वां टाइगर रिजर्व मिला। ध्यान रखिएगा, देश में वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 54 हो गई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये देखिए मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 2339 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आकार की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के साथ ही टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश जो है देश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में देखिए टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 6 हैं और मध्य प्रदेश में कितनी हो गई हैं? 7 हो गई हैं। ये 7 देखिए टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, पेंच, पन्ना टाइगर रिजर्व और हाल ही में देखिए घोषित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये 7 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चर्चित ओसिरिस रेक्स एस्ट्रॉयड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, किस संस्था से संबंधित है? नासा से संबंधित हैं। हाल ही में नासा का देखिए ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान जो है एस्ट्रॉयड बेनू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसमें बेनू का लगभग 250 ग्राम मलबा जो है वो साथ में लेकर आया है। इस मिशन के द्वारा क्षुद्र ग्रह के निर्माण के बारे में पता लगाया जाएगा। अगर हम देखिए एस्ट्रॉयड बेनू की बात करें तो ये पृथ्वी के लिए देखिए संभावित रूप से एक खतरनाक क्षुद्र ग्रहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर देखिए ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करते हैं तो इसे सितंबर 2016 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे 3 साल पहले जापानी मिशन हायाबुसा 2 जो है वो भी देखिए पृथ्वी के एक क्षुद्र ग्रह के नमूने को लेकर पृथ्वी पर उतरा था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ओसिरिस रेक्स एस्ट्रॉयड मिशन का संबंध है नासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा 5 आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 5 आइज अलायंस की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो एक अलायंस है ये एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इस अलायंस का जो निर्माण है देखिए कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। इस गठबंधन के जो राष्ट्र हैं ये राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जानकारी जो है वो साझा करते हैं एवं खुफिया मामलों में सहयोग करते हैं। शुरुआत में देखिए इस अलायंस में ब्रिटेन और यूएसए थे। इस गठबंधन में 1949 में कनाडा और 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया था। अब बात करते हैं देखिए कि ये अलायंस चर्चा में क्यों है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कनाडा में खलिस्तानी आतंकवादी की देखिए हत्या का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत सरकार और एक खलिस्तानी आतंकवादी की हत्या के बीच संभावित संबंध का आरोप जो है 5 आइज अलायंस की देखिए खुफिया जानकारी पर आधारित बताया है। इसीलिए देखिए अलायंस जो है वो सुर्खियों में है। तो इस अलायंस के देखिए देशों का नाम जो है वो ध्यान रखिएगा। कौन सा देश देखिए इसमें शामिल नहीं है? अमेरिका शामिल है, कनाडा भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है। भारत जो है इस अलायंस का हिस्सा नहीं है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन जो है देखिए लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की देखिए थीम क्या थी? ज्ञान कुंभ। इस 11 दिवसीय पुस्तक उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि पुस्तक विमोचन, लेखकों के साथ देखिए इंटरेक्शन, कवि सम्मेलन, मुशायरा, युवा और बच्चों के लिए देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की देखिए स्मृति में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। ये जो वाटिका है 14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। गांधी वाटिका देश का पहला म्यूजियम है जहां पर हेलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गांधी जी की तस्वीरें जो है वो बोलती हैं। गांधी वाटिका को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई पीढ़ी को गांधी जी के दर्शन और शिक्षा से प्रेरित करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान के जयपुर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चित चौक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से देखिए संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ से। हाल ही में छत्तीसगढ़ की चौक परियोजना को विश्व बैंक और भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है। चौक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा में सुधार करना। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक की सहायता से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ साथ स्कूलों के कायाकल्प किए जाने पर फैसला किया गया है, जिसमें इस परियोजना के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में विश्व बैंक की ओर से कुल $300 मिलियन लगभग 2500 करोड़ रुपए की मदद जो है वो प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चौक परियोजना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जैसा कि फ्रेंड्स 19वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो चाइना के देखिए हांगझोउ में किया जा रहा है, जिसमें देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, एशियाई गेम से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो प्लान किया जाएगा। जैसे ही एशियन गेम्स कंप्लीट होते हैं हम देखिए डिटेल में एशियन गेम्स को स्टडी करेंगे एंड सारे एमसीक्यू जो है वो कवर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में अमेरिका की
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरे स्थान पर रही हैं। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 108 देशों के 1904 विश्वविद्यालय को रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है, जिसमें से भारत के देखिए 91 विश्वविद्यालय जो है वो शामिल हैं। अगर देखिए भारत की हम टॉप रैंकिंग की बात करें तो भारतीय यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर कौन रहा है? IISc बेंगलोर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले स्थान पर देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रसिद्ध आध्यात्मिक माता अमृतानंदमयी देवी को 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए देखिए चुना गया है। माता अमृतानंदमयी देवी को ये पुरस्कार जो है वैश्विक शांति, आध्यात्मिकता और करुणा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। माता अमृतानंदमयी की बात करते हैं तो देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें विश्व भर में अम्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, माता अमृतानंदमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चित अफ्स्पा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अफ्स्पा जो है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। क्यों देखिए सुर्खियों में है, इसको हम देखिए अच्छे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अफ्स्पा जो है ये है क्या। तो देखिए ये एक भारतीय कानून है जो कि भारतीय सुरक्षा बलों को विशेष शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में मणिपुर के देखिए पहाड़ी इलाकों में 6 महीने के लिए अफ्स्पा को देखिए बढ़ाया गया है। अफ्स्पा कानून 1 अक्टूबर 2023 से देखिए प्रभावित हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अफ्स्पा को पहली बार साल 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से भारतीय संसद में लाया गया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, असम के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के लिए हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन को ये पुरस्कार जो है हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन को 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। देखिए डॉक्टर रवि कन्नन के अलावा इस साल 3 और अन्य लोगों को भी ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। उनका नाम भी जल्दी से हम देख लेते हैं। शिक्षा के लिए बांग्लादेश के रक्षंद कोरवी को, पर्यावरण संरक्षण के लिए तिमोर लेस्ते के यूजेनियो लेमोस को और शांति और महिलाओं की भागीदारी के लिए फिलीपींस की मिरियम कॉर्नेल फेरर को। तो इन 3 और व्यक्तियों को देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 भी दिया गया है। अगर हम देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं तो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि देखिए वो पहले भारतीय कौन है जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे जो है इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय थे। अगर हम लेटेस्ट में देखें तो 2019 में टीवी पत्रकार रविश कुमार को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था 2019 में, और 2023 में देखिए हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान के सीकर शहर की प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। प्रियन सेन ने, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रियन सेन जो है मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली मॉडल हैं। इस प्रतियोगिता के जीत के साथ ही दिसंबर 2023 में वियतनाम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस अर्थ में प्रियन सेन जो है वो हिस्सा लेगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। पिछले साल देखिए ये खिताब जो है वो किसने जीता था? वंशिका परमार ने जीता था। तो ध्यान रखिएगा, प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए अगर हम लेटेस्ट ब्यूटी पेजेंट की बात करते हैं तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता। चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता और प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंड्स 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें देखिए तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है वो दिया गया है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाले अल्लू अर्जुन जो है वो पहले तेलुगु अभिनेता हैं। देखिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में और भी अवार्ड हम डिस्कस करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा अल्लू अर्जुन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो देखिए आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई कांठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देखिए निखिल महाजन को दिया गया उनकी फिल्म गोदावरी द होली वाटर के लिए। इसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं तो देखिए फिल्म सरदार उधम सिंह को ये पुरस्कार जो है वो मिला है। तो ये अवार्ड भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरगिस मोहम्मद हसनजई जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है किस देश से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स किस देश से हैं? अफगानिस्तान। अफगान महिला नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानव अधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व शांति पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वो लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। तो किस स्टेट में? केरल में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये एआई स्कूल जो है भारत में मौजूद अन्य स्कूलों की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ पर मानव शिक्षकों के अलावा एआई टूल से भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मतलब एआई टूल की मदद से ही स्कूल में पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया जाएगा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा किस राज्य ने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स कैबिनेट नियुक्ति समिति ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। इसी के साथ जया वर्मा सिन्हा जो है वो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। जया वर्मा सिन्हा को पूर्व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो होगा वो 1 साल का होगा। यहाँ पर हमने रेलवे बोर्ड की बात करी है तो रेलवे बोर्ड भारतीय रेल को चलाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। ध्यान रखिएगा जया वर्मा सिन्हा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम जो है वो क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में घोषणा करते हुए खेलो इंडिया महिला लीग का नाम जो है वो आधिकारिक तौर पर अस्मिता महिला लीग जो है वो कर दिया है। यहाँ पर अस्मिता का अर्थ है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। यहाँ पर जो नाम परिवर्तित किया गया है उसका देखिए उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा देना। तो यहाँ पर देखिए अस्मिता महिला लीग, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है? विपुल रिकी के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। हॉपर कॉलिंस इंडिया द्वारा देखिए इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। ये पुस्तक जो है महान संत कबीर के वचनों पर आधारित हैं। संत कबीर की बात करते हैं तो 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ध्यान रखिएगा ड्रंक ऑन लव किसके द्वारा लिखी गई हैं? विपुल रिकी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चर्चित रोबोट व्योम मित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो व्योम मित्र रोबोट जो है ये देखिए इसरो द्वारा बनाया गया है। व्योम मित्र जो है हाफ ह्यूमनाइड का प्रोटोटाइप है जिसे मानव रहित गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। ह्यूमनाइड रोबोट जो है वो आकार में मानव शरीर जैसा ही दिखने वाला रोबोट होता है। इस रोबोट का डिज़ाइन जो है किसी विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे मानव उपकरण और वातावरण के साथ बातचीत करना। यहाँ पर देखिए हमने गगनयान मिशन की बात करी तो गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक जो होगा वो मानव युक्त मिशन होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स व्योम मित्र जो है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा इसरो द्वारा बनाया गया रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई हैं? तो फ्रेंड्स किस कंपनी द्वारा देखिए निर्मित की गई हैं? टोयोटा मोटर्स इंडिया द्वारा। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने
नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार जो है वो लॉन्च करी हैं। ये जो कार है ये पूरी तरीके से एथेनॉल पर चलती हैं। ये जो कार है ये लेटेस्ट इमिशन स्टैंडर्ड BS6 टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसे टोयोटा मोटर्स इंडिया ने लॉन्च किया है। यहाँ पर हमने एथेनॉल की करी तो ये रिसाइकिल होने वाला एक ईंधन है जिसे गन्ना, मक्का और जौ जैसे खाद्य पदार्थों से तैयार किया जाता है। एथेनॉल जो है ये देखिए बाकी ईंधन के मुकाबले किफ़ायती हैं और कम प्रदूषण का उत्सर्जन करता है। यहाँ पर देखिए हमने फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की बात करी, क्या होती है इसको भी हम समझते हैं। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक जो होती है जिसके चलते गाड़ियों के इंजन को पेट्रोल डीजल में एथेनॉल के ज़्यादा मिश्रण का यूज़ करने के हिसाब से बनाया जाता है। भारत में भी कई कंपनियों ने अपनी गाड़ियों को E20 फ्यूल के हिसाब से तैयार करना शुरू कर दिया है। E20 का मतलब होता है जैसे कि गाड़ी में यूज़ होने वाला ईंधन जो है वो 100% है तो उसमें 80% पेट्रोल की मात्रा होगी और एथेनॉल की 20% मात्रा होगी। सरकार ने 2025 तक सभी गाड़ियों के लिए 20% एथेनॉल का यूज़ करने का लक्ष्य रखा है, मतलब E20 का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार जो है ये किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? टोयोटा मोटर्स इंडिया द्वारा निर्मित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने फाइनल मुकाबले में देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम को हराकर स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। अगर हम देखिए पुरुष टीम की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक जो है वो अपने नाम किया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 7th इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंग्लैंड बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब इनमें से किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ओमान में आयोजित वुमेन्स 5S एशियन हॉकी के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7-2 से हराकर खिताब जो है वो अपने नाम किया है। भारत ने इस जीत के साथ ही 2024 में मस्कट में होने वाले देखिए हॉकी 5 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वुमेन्स 5S एशियन हॉकी की बात करते हैं तो एशिया का देखिए महिला हॉकी टूर्नामेंट है। यह 5th महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था जिसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा, भारत ने इसका खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये देखिए इसका 19वां संस्करण था जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान के अंदर। कुल मिलाकर 32 टीमों ने देखिए इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था। अगर हम इस वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करें तो जर्मनी और सर्बिया के बीच में देखिए फाइनल जो है वो खेला गया था। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसने जीता है? जर्मनी ने। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए हम FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। तब देखिए इसका पहला विजेता जो रहा था वो अर्जेंटीना रहा था 1950 में। अगर हम देखिए इसके पिछले संस्करण की बात करें 2019 की तो उसका विजेता रहा था स्पेन। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो जर्मनी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था हाल ही में। ध्यान रखिएगा, भारत ने स्पेन से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदे हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो है वो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने स्पेन पहुंचे थे। ये जो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद परिवहन विमान है जो अलग अलग देखिए मिशनों को पूरा कर सकता है। रक्षा मंत्रालय और स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच देखिए 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर देखिए एक समझौता हुआ था जिसमें से 16 विमानों को स्पेन में और बचे हुए 40 विमानों को भारत के वडोदरा में बनाने का देखिए निर्णय लिया गया था। भारतीय वायुसेना के पास देखिए वर्तमान में 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान हैं। अगर हम ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका उपयोग जो है सैनिकों और सैन्य उपकरणों के लिए एयरलिफ्ट करने में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखिए हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। भारत ने किस देश से देखिए इसको खरीदा है? स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, US ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल भर में देखिए 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। US ओपन जो है वो साल में देखिए चौथे नंबर पर आयोजित होता है।
सबसे लास्ट देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। अगर हम देखिए इस टूर्नामेंट के पुरुष युगल के खिताब की बात करते हैं तो देखिए जीता है राजीव राम और जो सेलिसबरी ने। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका के राजीव राम और इंग्लैंड के जो सेलिसबरी की जोड़ी ने भारत के रोहन बोपन्ना और उनके देखिए ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर मैथ्यू एबडेन को यूएस ओपन पुरुष युगल का देखिए फाइनल में हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था क्योंकि भारत के रोहन बोपन्ना जो है वो फाइनल तक पहुंचे थे। इसी के साथ साथ यूएस ओपन के देखिए मेन सिंगल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने और फीमेल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएस ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? किसने अपने नाम किया है? कोको गॉफ ने। इन्होंने फाइनल में देखिए बेलारूस की आरेना सबलेंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोको गॉफ जो है अमेरिका की 19 साल के टेनिस प्लेयर हैं और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। दोस्तों ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड देखिए मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। बहुत ही आसानी से देखिए आप ट्रिक की मदद से सभी विजेताओं का नाम जो है वो याद रख सकते हैं। तो बस आपको एक बार वो वीडियो देखना है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आपका ग्रैंड स्लैम से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, जिसमें से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर दीपायमान गांगुली को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर हम देखिए यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिए जाने वाला भारत का एक विज्ञान पुरस्कार है। पहली बार कब प्रदान किया गया था? ये 1958 में प्रदान किया गया था। हाल ही में 2022 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 12 लोगों को दिया गया है, जिसमें से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर दीपायमान गांगुली को पुरस्कार दिया गया। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुभारंभ की घोषणा की गई। इस कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना, साथ ही में डिजिटल कनेक्टिविटी में भी सुधार करना। इस कॉरिडोर को अगले 10 सालों में देखिए पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है। अगर हम इस कॉरिडोर में बात करते हैं कौन कौन से देश देखिए शामिल हैं, तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अफगानिस्तान जो है ये इस कॉरिडोर में शामिल नहीं है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने अपने नाम किया? तो फ्रेंड्स, भूटान के थिम्पू में देखिए आयोजित सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप का देखिए ये 8वां संस्करण था जिसका आयोजन भूटान में किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत ने यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले देखिए 7th एडिशन का खिताब भी भारत ने अपने नाम किया था। कब ये शुरू हुआ था? 2011 में देखिए इस चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी। भारत जो है सर्वाधिक बार देखिए इस चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका है, 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अजीत निनान का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कार्टूनिस्ट थे। अजीत निनान को देखिए इंडिया टुडे पत्रिका में और टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने काम के लिए जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अजीत निनान कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का देखिए हाल ही में निधन हो गया। किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? देखिए ये वीणा वादक थे। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। उस्ताद अली जकी हैदर जो है ये उस्ताद असल अली खान के देखिए शिष्य थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अली जकी हैदर जो है ये जयपुर घराने की खंडरबानी शैली से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स, बंगस वैली फेस्टिवल जो है ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बंगस वैली उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? बंगस घाटी की ग्रामीण और साहसिक पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने लेकर आना। ये महोत्सव जो है देखिए आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देगा,
साथ ही में स्थानीय कारीगरों को पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बंगस वैली फेस्टिवल का संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर AM गोखले की बात करते हैं तो नेत्र विज्ञान के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार जो है ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को। वर्ष 1949 में भारत की देखिए संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था, जिसके कारण वर्ष 1953 से हर साल भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का वर्णन जो है संविधान की अनुसूची 8 में देखिए किया गया है। हिंदी भाषा की बात करें तो देखिए संविधान की अनुसूची 8 में इसका उल्लेख मिलता है। संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लिन केली को अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो फ्रेंड्स, अर्लिन केली जो है आयरलैंड की देखिए फास्ट बॉलर हैं। हाल ही में देखिए इन्हें अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। साथ ही में अगर हम देखिए मेंस में बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अगस्त माह का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्लिन केली जो है ये आयरलैंड की प्लेयर हैं। चर्चा में रहा डिवाइस मॉक्सी का संबंध किस संस्था से है? देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। किस संस्था से संबंधित है? नासा से संबंधित है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के देखिए टिफिन बॉक्स के आकार वाला एक छोटा सा डिवाइस मॉक्सी जिसका नाम है, उसने मंगल ग्रह पर 16वीं बार देखिए ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल करी है। इस डिवाइस मॉक्सी को कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने के लिए तैयार किया गया था। ये डिवाइस जो है 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितना कि एक छोटा पेड़ जो है वो बनाता है। ये मॉक्सी डिवाइस जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की मदद से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जो कि मंगल के देखिए एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन एटम को अलग करता है। तो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा मॉक्सी। ध्यान रखिएगा, नासा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की मौजूदगी की पुष्टि करी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 मिशन के तहत प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर कई सारे देखिए मिनरल्स की खोज करी हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सल्फर, इन सब खनिजों की वहाँ पर होने की पुष्टि करी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सल्फर बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को देखिए चंद्रमा की सतह पर उतारा गया, जिस पर देखिए इसरो द्वारा कई सारे पेलोड्स मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिट किए गए थे। इन पेलोड्स में से ही एक APXS एक पेलोड है, उसकी मदद से ही देखिए पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी है। APXS देखिए अगर पेलोड के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्स स्पेक्ट्रोस्कोप। इस पेलोड ने देखिए चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रमा की देखिए सतह पर कई सारे खनिजों की देखिए होने की पुष्टि करी है। उन्हीं में से एक देखिए सल्फर, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल देखिए फ्रेंड्स 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का देखिए आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही इसके बचाव के लिए लोगों का ध्यान जो है वो एकत्रित करना है। 2023 में देखिए विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये 2023 देखिए ओजोन दिवस की थीम थी, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, किसने जीता है? हाल ही में देखिए भारत ने एशिया कप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। एशिया कप की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस बार देखिए ये एशिया कप का देखिए 16वां संस्करण था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? श्रीलंका में किया गया था, और विजेता रहा है भारत। फाइनल जो हुआ था वो देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है।
भारत ने देखिए 8वीं बार एशिया कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में बात करते हैं इंपॉर्टेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है कुलदीप यादव को, और फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है मोहम्मद सिराज को। क्रिकेट एशिया कप की बात करते हैं तो एशियाई देशों के बीच होने वाली एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका आयोजन कौन करता है? एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है उसका आयोजन करता है। 1984 से देखिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 2023 में भारत ने क्रिकेट एशिया कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। 8वीं बार भारत ने देखिए ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। आदि शंकराचार्य की देखिए इसी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। ये जो प्रतिमा है मध्य प्रदेश के देखिए ओमकारेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई हैं। किस राज्य में बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। ओंकारेश्वर में देखिए आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा जो है इसलिए स्थापित की गई है क्योंकि यह स्थल जो है आचार्य शंकराचार्य की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर में स्थापित शंकराचार्य की ये मूर्ति जो है सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुरे द्वारा बनाई गई हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक की भी आधारशिला रखी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। आदि शंकराचार्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भारत के एक महान देखिए दार्शनिक थे। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी। जोशी मठ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका मठ गुजरात में है, पुरी मठ जो कि उड़ीसा में है और श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में है। आदि शंकराचार्य ने ही अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, एशियन गेम 2023 का आयोजन जो है वो चीन के होंगझोउ में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में देखिए किया जा रहा है, जिसमें 23 सितंबर को एशियन गेम की देखिए ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारतीय दल का देखिए प्रतिनिधित्व किया, मतलब ध्वजवाहक रहे। यहाँ पर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इससे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे 2018 में 18th एशियन गेम्स, वहाँ पर देखिए नीरज चोपड़ा जो थे वो ध्वजवाहक थे। 2023 में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन। फ्रेंड्स, अगर देखिए एशियन गेम्स में भारतीय दल की बात करें तो 655 एथलीट जो है वो इस एशियन गेम्स में देखिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एशियाई खेलों की बात करते हैं जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। एक महाद्वीपीय बहु खेल आयोजन है जो कि हर चौथे साल देखिए आयोजित किया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 1951 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में घोषित भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह की बात करते हैं तो ये भगवान शिव को समर्पित हैं। इन मंदिर समूह का निर्माण जो है 1150 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा देखिए काले पत्थर का उपयोग कर किया गया था। मंदिर में हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्रों और मूर्तियों को उकेरा गया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन को जो कि देखिए पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है, उसको भी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो 41वें और 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में देखिए इनको जोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे खास स्थान जैसे कि वन क्षेत्र हो सकते हैं, पर्वत, झील, मरुस्थल हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं या फिर कोई शहर भी हो सकता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित किए जाते हैं। और यही समिति जो है इन स्थलों की देखरेख जो है वो यूनेस्को के अंतर्गत करती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है कि विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित व सुरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं तो यूनेस्को का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, पेरिस में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो है ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, आजकल एग्जाम के अंदर आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए आर्ट एंड कल्चर का एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है, जिसमें देखिए 10 घंटे के अंदर पूरा आर्ट एंड कल्चर को देखिए पढ़ाया गया है। तो अगर आप देखिए आर्ट एंड कल्चर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को देखिए आप सिर्फ 199 रुपीज़ में देखिए अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा ART99। ये कूपन कोड यूज़ करिएगा, फ्लैट 199 में देखिए आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर देखिए अच्छे से डिटेल में और टू द पॉइंट पढ़ाया गया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्ट एंड कल्चर का कोर्स जो है ये क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल है, वहाँ से भी देखिए आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर पे आते हैं हमारे। प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये मध्य प्रदेश से। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गोटमार मेले का आयोजन जो है वो किया गया था। यह मेला जो है हर साल जाम नदी के तट पर देखिए आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान देखिए एक विचित्र गेम जो है वो खेला जाता है। इस मेले के दौरान जाम नदी के बीच में एक पेड़ को देखिए स्थापित किया जाता है, जिसके ऊपर झंडा लगाया जाता है। उसके बाद मेले में सावर गांव और पांडुरना गांव के व्यक्ति जो है नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं और नदी के बीच में पेड़ पर लगा झंडा जो है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। जिस गांव के निवासी झंडा हटाने में सफल होती है उसे विजयी माना जाता है। तो इस तरीके का देखिए विचित्र गेम जो है वो आयोजित किया जाता है। गोटमार मेला जो है किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी का कार्यवाहक निदेशक जो है वो नियुक्त किया है। राहुल नवीन को ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा की जगह पर नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन जो है ये देखिए 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। इससे पहले वो ईडी में चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में देखिए कार्यरत थे। यहाँ पर देखिए हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं। तो ये एक संगठन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन आता है। ध्यान रखिएगा, राहुल नवीन को हाल ही में देखिए ईडी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, संसद ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित करने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। 20 सितंबर को ये लोकसभा से और 21 सितंबर को देखिए ये राज्यसभा से पारित हुआ। नए संसद भवन की देखिए लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने देखिए 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करना, यानी महिला आरक्षण को बढ़ावा देना। ये जो बिल है ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो प्रदान करता है। महिला आरक्षण विधेयक की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले इसको 1996 में संसद में पेश किया गया था। उसके बाद 2010 में ये बिल जो है राज्यसभा से देखिए पास हो गया था, लेकिन कुछ सांसदों के विरोध के चलते ये बिल जो है लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। फाइनली 2023 में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में देखिए इसे प्रस्तुत किया गया और दोनों सदनों से देखिए इसे पास किया गया। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है 128वां संविधान संशोधन? महिला आरक्षण बिल से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? देखिए फ्रेंड्स, डायमंड लीग 2023 के फाइनल में नीरज चोपड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। बहुत ही कम मार्जिन से डायमंड लीग 2023 का खिताब जीतने से देखिए नीरज चोपड़ा जो है वो चूक गए हैं। फाइनल में चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी जैकब वॉडलेज ने 84.24 मीटर का देखिए थ्रो किया था और नीरज चोपड़ा ने किया था 83.80 का। तो बहुत ही कम मार्जिन से देखिए नीरज चोपड़ा जो है इस खिताब को जीतने से देखिए चूक गए।
डायमंड लीग की हम बात कर रहे हैं तो डायमंड लीग विशिष्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स की देखिए एक प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 2010 से हुई है। पिछली बार देखिए नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग का खिताब जीता था, इस बार देखिए दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए हैं? कितने कलाकारों को देखिए प्रदान किए गए हैं? 84 सी आंसर यहाँ पर सही होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 84 ऐसे कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं। ये पुरस्कार सम्मान संगीत नाट्य कला अकादमी द्वारा उन कलाकारों को प्रदान किए गए हैं जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यहाँ पर देखिए संगीत नाट्य अकादमी की हम बात कर रहे हैं तो भारत सरकार द्वारा देखिए स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की देखिए राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 84 देखिए कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में धातु वेनेडियम की खोज की गई है? देखिए फ्रेंड्स, वेनेडियम क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। वेनेडियम एक रासायनिक तत्व है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा देखिए दुर्लभ तत्व हैं जिसकी एक देखिए उचित संरचना होती है। वेनेडियम जो है देखिए प्रकृति में कठोर, सिल्की ग्रे, मुलायम और लचीली संक्रमण धातु हैं। वेनेडियम के उपयोग की बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है तो मुख्य रूप से देखिए लौह और इस्पात उद्योग में एक मिश्र धातु तत्व के रूप में देखिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात के देखिए अलंग के पास खंबात की खाड़ी में धातु वेनेडियम की खोज करी है। इससे पहले वर्ष 2021 में अरुणाचल प्रदेश से भी देखिए धातु वेनेडियम के भंडार जो है वो प्राप्त हुए थे। कहाँ पर देखिए खोज की गई है? गुजरात में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। वेनेडियम के देखिए अगर भंडारण की बात करते हैं तो वेनेडियम का सबसे ज़्यादा भंडारण जो है वो चाइना में है। इसके बाद देखिए रशिया का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर आता है दक्षिण अफ्रीका का। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए संसद की जो कार्रवाई है वो अब नए संसद भवन में देखिए शिफ्ट हो चुकी हैं, जिसके बाद पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा संविधान सदन। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था की देखिए शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। अगर हम देखिए पिछले साल की बात करें कि 2022 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था तो डॉक्टर देखिए महालिंगम गोविंद राज को फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशंस के लिए देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के देखिए मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की देखिए स्मृति में 40 वर्ष से देखिए कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों को खाद्य और पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में देखिए काम करने के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जो है वो दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लेन की लेखिका कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए वेस्टर्न लेन की लेखिका कौन है? चेतना मारू हैं। लंदन स्थित देखिए भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास जो है वेस्टर्न लेन, उसको लंदन में 2023 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कुल देखिए 7 देखिए नॉवेल को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से चेतना मारू की वेस्टर्न लेन भी शामिल है। अगर हम देखिए इस उपन्यास की बात करें तो वेस्टर्न लेन जो है ये गोपी नाम की देखिए 11 वर्षीय ब्रिटिश गुजराती लड़की और उसके परिवार के साथ उसके संबंधों की कहानी को बयां करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें वेस्टर्न लेन चेतना मारू के द्वारा लिखी गई हैं। अगर हम देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो देखिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसने जीता था? जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने। उन्हें पुरस्कार जो है टाइम शेल्टर के लिए देखिए दिया गया है और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? एंजेला रोडेल ने किया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो फ्रेंड्स मशहूर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने देखिए अपनी पहली नॉवेल ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लिखी है। ये जो नॉवेल है एक देखिए विद्रोही लड़की ज़ेबा की सुपर हीरो बनने की कहानी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हुमा कुरैशी ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा।
साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार ने देखिए अपनी पहली पुस्तक जो है वो लिखी है, जिसका नाम क्या है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे इस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक के देखिए अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.crazygktrick.com। यहाँ पर आपको देखिए हर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS सभी के देखिए आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिलता है। क्रेजी जीके ट्रिक की देखिए पूरी टीम ने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके आप सभी के लिए ये कोर्सेज बनाए हैं, जो कि आपके देखिए एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक बार रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।